नमस्कार। अहम् अद्यतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अद्यतन कक्षायां वयं सर्वेषां सन्धिविच्छेदः इति विषये चर्चां करिष्यामः। अर्थात आज की कक्षा में हम सभी लोग संधि विच्छेद नामक विषय का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन कक्षा के प्रारंभ होने से पहले हम लोग एक बार संस्कृत माता की वंदना करेंगे, संस्कृत माता को याद करेंगे। उसके बाद संस्कृत का जो विषय संधि विच्छेद है उसको प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरं। तो प्रारंभ करते हैं संधि विच्छेद इस विषय को। ठीक है, अच्छा, कक्षा को प्रारंभ करने से पहले कुछ सवालों के जवाब मैं देना चाहूँगा कि हम लोगों ने एक बुनियादी संस्कृत कोर्स को प्रारंभ किया था वही मार्च या फरवरी के महीने में, और उसके बाद वीडियोस कुछ दिनों तक एक दो वीडियोस आई और उसके बाद फिर वीडियोस नहीं आई और फिर अब वीडियो ये वाली आ रही है। इसका कारण ये था, मैंने कमेंट पढ़े ना एक दो लोगों के कि वहाँ पे था कक्षाएं क्यों नहीं आ रही। तो उसका ना आने का कारण ये था कि मेरी परीक्षाएं आ गई थी और मेरी आचार्य की और बीएड की परीक्षा दोनों साथ में ही आ गई थी। तो इस कारण जो है मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इस वजह से उसमें देरी हो गई। लेकिन अब क्योंकि परीक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं तो कक्षाएं विधिवत आती रहेंगी, कम से कम हफ्ते में एक कक्षा तो मिलती ही रहेगी। ठीक है, कोशिश करूँगा कि सप्ताह में एक कक्षा मिल ही जाए। तो हम लोगों ने जो पहले पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र का अध्ययन किया था, उच्चारण स्थान, संस्कृत वर्णमाला, इनका अध्ययन कर चुके थे। और जो सबसे पिछली कक्षा थी, मतलब इससे पहले वाली, वो थी उच्चारण स्थान की। और उसके जस्ट बाद में, यानी कि उच्चारण स्थान के बिल्कुल बाद हमें जो पढ़ना है वो है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद और का उच्चारण स्थान से कुछ लेना देना है, इसी वजह से मैंने उच्चारण स्थान के बाद संधि को ही प्रारंभ किया है। तो संधि होती क्या है? अच्छा, मैंने बीच में ना एक कक्षा को संधि विच्छेद पे ही एक कक्षा रिकॉर्ड करने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो कक्षा पूरी तरह से रिकॉर्ड हो नहीं पाई। लेकिन उसका कुछ अंश मैंने YouTube शॉर्ट्स पे अपलोड भी किया था, जहाँ पे मैंने एक कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से आपको संस्कृत में संधि विच्छेद जो होता है उसको समझाने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे एक बार अटैच कर देता हूँ, तो आप उस कहानी को सुनकर के समझिए संधि होती क्या है। अहम अद्यतन कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम करोमि। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो एक कहानी सुनने वाले हैं। ठीक है, कहानी को, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी मजा आएगी सुनने में। तो कहानी ये दो लोगों की है, दो स्पेशल कैरेक्टर्स, विशेष चरित्र। एक का नाम क्या है? एक का नाम है झुन्नू, एक का नाम है झुन्नू। ठीक है, और दूसरे का नाम है टुईया। तो झुन्नू और टुईया की एक कहानी है। झुन्नू और टुईया बहुत बढ़िया दोस्त हुआ करते थे, एक समय की बात है, और ये दोनों एक गुरु के यहाँ पढ़ने जाया करते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये दोनों साथ साथ जा रहे थे अपने गुरु के पास। गुरु के पास जाते 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 रास्ते में अपना बातचीत करते जा रहे थे। झुन्नू जो था वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया मजे में रहता था एकदम, उसका जीवन ऐसा था जैसे एकदम कोई चिंता नहीं हो, कुछ ना हो, बढ़िया आराम से शान से जीता था। जो टुईया था वो थोड़ा सा, मतलब क्या कहा जाए उसको, थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का था। ठीक है, उसको मतलब जल्दी जल्दी हर एक बात, थोड़ी थोड़ी बात बुरी लग जाती थी, इस तरह का था। तो रास्ते में दोनों जा रहे थे, बात करते हुए जा रहे थे। अचानक से लोग बात करने लगे कि यार पता है, झुन्नू ने कहा मजाक, झुन्नू मजाक क्या स्वभाव करता है, उसने मजाक में टुईया से कहा, मैं किसी वाक्य को इतनी फास्ट बोल सकता हूँ, मतलब इतनी तेज स्पीड में बोल सकता हूँ कि तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। टुईया ने कहा यार ऐसे तो टुईया गंभीर आदमी, तो उसने कहा अरे ये कैसे बोल दिया, मैं तुमसे ज्यादा स्पीड में बोल सकता हूँ। झुन्नू ने कहा अरे, झुन्नू तो चढ़ाने के उसके चक्कर में था, तो झुन्नू ने कहा अरे हमसे कोई बोल सकता है क्या? टुईया ने कहा हम बोल के दिखाएंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो हो जाए, फिर उन्होंने कहा कि चलो हो जाती है, एक प्रतियोगिता हो जाए। तो इन दोनों ने कहा कि चलो 3 वाक्य हैं और देखते हैं किसको कितना कम समय लगता है इनको बोलने में। तो वो 3 वाक्य क्या थे? वो 3 वाक्य ये थे जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये 3 वाक्य थे जो तीनों ने कहे कि इसको कौन तेज बोलेगा, इसको कौन तेज बोलेगा, इसको कौन तेज बोलेगा, मतलब कितनी जल्दी बोलेगा। इस चीज का कॉम्पिटिशन था। शुरुआत हुई झुन्नू से, झुन्नू ने बोल के दिखाया, गुरु उपदेश देता है। तो यहाँ ने कहा हमसे तेज बोल के थोड़ी दिखा पाओगे। उसने कहा कि गुरु उपदेश देता है।
फिर झुन्नू ने कहा गुरु उपदेश देता है। फिर टुईया ने कहा गुरु उपदेश देता है। फिर उसका फिर झुन्नू ने कहा गुरु उपदेश देता है। फिर और तेज जब टुईया ने बोला, देखा गुरु उपदेश देता है। फिर उसका कहा यार गुरु उपदेश देता है, हम लोग बोल रहे थे गुरु कैसे हो गया। ठीक है, इन लोगों के मन में कंफ्यूजन। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, फिर जुन्नू ने बोला सत्य एक होता है। फिर टुईया ने बोला सत्य एक होता है। फिर जुन्नू ने बोला सत्य एक होता है। फिर टुईया ने बोला सत्य एक होता है। सत्य एक होता है। फिर कहना यार ये फिर से एक शब्द हो गया, दो दो शब्द लिखे थे सत्य और एक, और फिर से सत्य एक बन गया। फिर इसके बाद अगले सेंटेंस कहते हैं चलो कोई बात नहीं, फिर अगला देखते हैं। कहते हैं सूर्य उदय 6 बजे हुआ, जुन्नू ने कहा। फिर टुईया ने कहा सूर्योदय 6 बजे हुआ। फिर जुन्नू ने कहा सूर्योदय 6 बजे हुआ। फिर टुईया ने और तेज कहा सूर्योदय 6 बजे हुआ। उन्होंने कहा यार ये हो क्या रहा है, हम जैसे ही तेज तेज बोलने लगते हैं, स्पीड अपनी बढ़ा देते हैं, तो ये जो दो शब्द है वो एक शब्द कैसे बन जाते हैं, ये हो क्या रहा है। तो दोनों लोग आपस में चिंतित हो गए। दोनों ने कहा यार अब क्या किया जाए। तो दोनों पहुंच गए अपने गुरु के पास। उन्होंने गुरु को पूरी कहानी बता दी कि ये हुआ हमारे साथ और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। गुरु ने कहा बेटा देखो जुन्नू और टुईया यहाँ पे हुई है संधि, अब तुम लोगों ने संधि तो पढ़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो संधि होती क्या है, जब दो वर्ण ज्यादा समीप आ जाते हैं, जब हम लोग दो शब्दों को अलग अलग बोल रहे होते हैं तो उनमें वर्ण होते हैं, और जब दो वर्ण बहुत पास आ जाते हैं, मतलब जब उनको बोला जाए और दोनों वर्णों के बीच में बहुत कम समय लगे, तो वो दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद जो परिवर्तन हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोलो, समझ आ रही है? तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देख ली। हाँ, तो कहानी से तो आपको समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन अब मैं आपको व्याकरण की दृष्टि से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि संधि होती क्या है। देखिए, जब भी हम शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं, वाक्य बोल रहे होते हैं, तो वाक्य में होता क्या है, एक शब्द के बाद दूसरा शब्द आता है, फिर तीसरा शब्द आता है, ऐसे शब्द लगातार आते रहते हैं। तो क्या होता है, जब दो शब्द लगातार आते हैं, ठीक है, शब्दों का उच्चारण किया जाए और दो शब्द लगातार आए, तो लगातार बोलने का मतलब है हम उनको बहुत सेंटेंस में बोल रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं कि मान लेते हैं दो शब्द है, एक है जगत और एक है ईस, है ना, तो हम बोले जगत फिर रुक के बोले ईस। अगर ये एक वाक्य के अंदर प्रयोग हो रहे हैं तो जगत और ईस को हमें तुरंत बाद बोलना होगा। तो हम जब उच्चारण करते हैं तो जगतीश जगदीश बन जाता है। तो यानी कि होता क्या है, शब्दों के उच्चारण में जो जीभ होती है, मैंने आपको बताया था उच्चारण स्थान में जीभ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है वही उच्चारण स्थान होता है। तो होता क्या है, शब्दों के उच्चारण में जीवा जो होता है ना, एक शब्द के उच्चारण के पश्चात दूसरे शब्द का उच्चारण करती है, जीवा ही उच्चारण करती है। तो जो प्रथम शब्द का अंतिम स्वर होता है, जो भी प्रथम शब्द है, जैसे कि मैंने अभी जगत और ईश लिया था, तो जगत का जो अंतिम स्वर है, अंतिम वर्ण है, वो क्या है, ता। ता नहीं त, ये नहीं ये है, त, ता नहीं त, तो ये है। तो वो वर्ण जो है स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, या फिर विसर्ग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम स्वर हो, व्यंजन हो या फिर विसर्ग हो, वो दूसरे शब्द के प्रारंभिक स्वर से, दूसरे शब्द में भी प्रारंभिक स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, विसर्ग नहीं आएगी, क्योंकि विसर्ग जो होती है वो शब्द के हमेशा आखिरी में आती है, ठीक है, अंत में आती है। तो द्वितीय शब्द के प्रारंभिक स्वर से या फिर व्यंजन से प्रभावित होता है। तो अगर मैं इनको मिला करके बोलूं तो ये कहा जाएगा कि प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, क्या, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर, व्यंजन या विसर्ग दूसरे शब्द के प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से प्रभावित होते हैं, और उसी प्रभाव के कारण जो परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि जगत के बाद यहाँ पे ईश आया है, तो जब इनको साथ में बोला गया जगत ईश जगदीश, जगतीश जगदीश, है ना, तो जब साथ में बोला गया तो इसके उच्चारण स्थान और इसके उच्चारण स्थान के कारण एक विकार, एक परिवर्तन आया। ये जो परिवर्तन हो जाता है ना, इसी परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ी डेफिनेशन मैंने आपको समझाने के पर्पज से बताई है, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये परिभाषा याद करनी है तो एक आसान परिभाषा जो कि आपने कई व्याकरण की पुस्तकों में पढ़ी होगी, वही आप लोग नोट कर सकते हैं। तो नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ। तो आसान परिभाषा ये हो सकती है कि दो वर्णों के ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, वर्ण में कुछ भी हो सकता है, स्वर व्यंजन कुछ भी, तो दो वर्णों के पास पास आ जाने पर, दो वर्णों के पास पास आ जाने पर जो विकार या फिर जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा इसकी हो सकती है। संधि के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ उदाहरण। एक तो मैंने यहां लिख दिया, तो जगत और ईश मिलकर के बनेगा जगदीश। इसी तरह से एक और, गिरी और ईश मिलके बन गया गिरीश, है ना। आप बहुत आसान है, कुछ ज्यादा यहाँ पे कठिन नहीं होने वाला है। गिरीश, गिरीश, जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करिए, गिरीश, समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप
एक शब्द के बाद दूसरा शब्द तुरंत ही बोलते हैं, तो आपको कुछ कुछ अंदाजा मिल जाता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। गिरीश, गिरीश। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको संधि समझ में आ गई होगी। संधि के कई प्रकार होते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण में संधियां जो होती हैं वो मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रारंभ करते हैं। मैंने आपसे बताया संस्कृत व्याकरण में मूलतः संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार? पहली है स्वर संधि, ठीक है, दूसरी होती है व्यंजन संधि, ठीक है, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। हिंदी ग्रामर की पुस्तकों में अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे आपको यही दोनों मिलेंगे, स्वर और व्यंजन, है ना। लेकिन संस्कृत व्याकरण में स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि को किसी किसी जगह पे, किसी क्या हर जगह पे ही स्वर संधि के साथ साथ इसको अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से व्यंजन को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है इसके बारे में मैं आपको कहाँ बता चुका हूँ, माहेश्वर सूत्र में बता चुका हूँ। अगर आपने माहेश्वर सूत्र वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको एक बार देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि स्वर को अच क्यों कहा जाता है और व्यंजन को हल क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो संधियां ये 3 प्रकार की होती हैं, हमें बारी बारी एक एक का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम लोग स्वर संधि से। तो प्रारंभ करते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि क्या होती है? देखिए, मैंने आपको जब संधि की परिभाषा बताई तो मैंने क्या कहा, पहला शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण। अब वो वर्ण में कुछ भी हो सकता है, तो स्वर या व्यंजन संधि की परिभाषा में। लेकिन जब हम स्वर संधि की बात कर रहे होंगे तो परिभाषा क्या बनेगी, जब प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द के आदि यानी प्रारंभिक स्वर का मेल होता है, तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है विद्या और आलय। अब अगर आप इस विद्या को ध्यान से देख रहे हो तो विद्या में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है और इसके जस्ट बाद, इसके तुरंत बाद यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो देखा आपने, स्वर के बाद फिर स्वर आ रहा है। तो जब भी प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण जो हो वो भी स्वर हो, तो स्वर के बाद जब स्वर आता है तो ऐसी संधि को हम लोग स्वर संधि के नाम से जानते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? बनेगा क्या, ये मिलके विद्यालय बन जाएगा, आप सभी जानते हैं इस बात को। ठीक है, अच्छा एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। ये लिखा हुआ है शब्द और ये लिखा हुआ है अर्थ। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो दा आ रहा है और जो दा है वो तो एक व्यंजन है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो दा लिखा हुआ है दा व्यंजन नहीं है। हमने क्या परिभाषा में बताया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमें देखना है। जब आप इसका अंतिम वर्ण देखेंगे तो ये रियलिटी में ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना किसी स्वर की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जब दा लिखा हुआ है तो दा में छोटा आ मिला हुआ है, पहले से ही मिला हुआ है। तो यानी कि जब भी लास्ट में हलंत लग जाए, यानी कि अंतिम वर्ण में हलंत लग जाए, तभी उसको व्यंजन की तरह माना जाएगा। अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो वो स्वर ही है, वहां पे छोटा आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये छोटा आ और यहाँ पे छोटा आ, ये मिलकर ये बड़ा आ बन जाएंगे और ये बन जाएगा शब्दार्थ। मुझे उम्मीद है आपको स्वर संधि समझ आ रही होगी। मैं एक बार फिर से परिभाषा बोल देता हूँ ताकि आप इसे लिख लीजिए। परिभाषा लिखिए, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द का आदि स्वर। प्रथम शब्द के अंतिम स्वर और द्वितीय शब्द के आदि स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी विकार को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, और 2 उदाहरण आपके सामने लिख सकते हैं आप इनको, विद्या धन आलय विद्यालय, शब्द धन अर्थ शब्दार्थ। अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे। अब स्वर संधि के भी कई प्रकार होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि के मूलतः 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार, कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं? तो सबसे पहले प्रकार का नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार है
गुण स्वर संधि। तीसरा प्रकार यण स्वर संधि। चौथा प्रकार वृद्धि स्वर संधि। पांचवा प्रकार है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। छठवां प्रकार है पूर्व रूप स्वर संधि। स्वर संधि के ये 6 प्रकार होते हैं जिनका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। बारी बारी से हम इन सभी का अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग स्वर संधि के ही प्रकारों का अध्ययन करेंगे, फिर आने वाली वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं दीर्घ स्वर संधि से कि दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि मैं संस्कृत ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में जो पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने उसके नोट्स नहीं बनाए तो आपका क्लास लेने ना लेने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इनके नोट्स भी बना रहे होंगे। मैंने अभी तक ये शायद तीसरी या चौथी कक्षा रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आपने अभी तक नहीं भी बनाया तो आप एक बार उन सबको दोबारा से देखिए और उनके नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के आप संस्कृत व्याकरण को समझ तो जाएंगे, मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर आप कुछ दिनों में भूल जाएंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। तो पुनरावृत्ति के लिए जरूरत है नोट्स की। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइए। तो प्रारंभ करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि होती क्या है। सबसे पहले तो आप इसका सूत्र लिख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र आपने बहुत जगह सुना होगा इसके बारे में। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। फिलहाल आप लोग सिर्फ इस सूत्र को याद कर लीजिए। मैं इसका जो क्या कहते हैं अर्थ है सूत्र का, वो अभी आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन सूत्र का अर्थ नहीं बताऊंगा तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको संधि नहीं समझ में आएगी। संधि आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, भविष्य में अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं इन सब पे, जितनी संधि है उनके सूत्र पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप सूत्र बस लिख लीजिए, है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, सॉरी दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। तो समझते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। मैं परिभाषा बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ, और जो मैं लिख देता हूँ उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने परिभाषा लिख दी है, अब इसको एक बार लिख लीजिए। क्या है, जब छोटा आ या बड़ा आ के पश्चात छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के पश्चात छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री के पश्चात री या बड़ी री आए तो इनके स्थान पर क्रमशः, क्रमशः को ज्यादा गौर करिएगा। क्रमशः का मतलब है कि इनके, इस पहले वाले, इसके स्थान पर बड़ा आ, छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ, और री तथा बड़ी री के स्थान पर बड़ी री हो जाता है। ये है इसकी परिभाषा, या फिर इसके उसका नियम आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको आसान भाषा में लिखा जाए तो कुछ ऐसा होगा कि छोटा आ या बड़ा आ था, फिर उसके बाद में छोटा आ या बड़ा आ था, आया तो क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। छोटी ई बड़ी ई थी, यहाँ पे भी छोटी ई या बड़ी ई में से कुछ भी हो, कुछ भी आया तो बड़ी ई हो गया। तो ये बड़ा ऊ हो गया। ठीक है,
तो मैंने ये जो पूरी इतनी बड़ी परिभाषा या फिर नियम लिखा है उसको मैंने आसान करके यहाँ पे लिख दिया है कि छोटा आ या बड़ा आए, उसके बाद फिर से छोटा बड़ा आ जाए तो बड़ा आ हो जाएगा। इसी तरह छोटी ई बड़ी ई, फिर छोटी ई बड़ी ई तो बड़ी ई हो जाएगा। फिर छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, फिर से छोटा ऊ बड़ा हुआ है मतलब इनके बाद आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। री या बड़ी री के बाद फिर से बड़ी री या छोटी री आ जाए तो बड़ी री ही हो जाएगी। ठीक है, अब इनका एक एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण जो मैंने अभी लिखा था, शब्द अर्थ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या है, छोटा आ है, यहाँ पे भी छोटा आ है, तो मिल करके क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा और ये बन जाएगा शब्दार्थ। शब्दार्थ, इसका उदाहरण देखें तो रवि और इंद्र, रवि और इंद्र, ध्यान से देखिए यहाँ छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी ई है, तो मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। और बड़ी ई होगी तो उसकी मात्रा कहाँ लगेगी, वां में लग जाएगी, तो ये बन जाएगा रवि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला है, कोई उदाहरण देखें तो हो जाएगा यहाँ पे, हाँ गुरु और उपदेश, तो यहाँ पे देखिए छोटा ऊ, यहाँ पे भी छोटा ऊ, तो मिलकर के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बड़ी ई हुई थी, यहाँ पे बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा गुरुपदेश। गुरुपदेश, ठीक है। इसका उदाहरण देखें तो पितृ ऋणम, पितृ ऋणम, तो यहाँ पे देखिए छोटी री और यहाँ पे भी है छोटी री, तो मिल करके हो जाएगी बड़ी री, तो बड़ी री, तो क्या बन जाएगा, पितृ। देखिए यहाँ पे दो मात्राएं लगी हुई है, एक नहीं लगी, बड़ी री की मात्रा लगेगी, छोटी री की मात्रा एक ही होता है और बड़ी री की मात्रा दो बार लगानी है, तो मैंने दो बार लगाया है, पितृणम, पितृणम। ठीक है, और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैंने एक एक उदाहरण लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि तो समझ आ गई होगी। ठीक है, आप इसको एक बार नोट जरूर करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, अब हम लोग अगली संधि की चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दीर्घ स्वर संधि तक रखते हैं, इसके बाद जो 5 अन्य प्रकार की स्वर संधि बची है उसको हम लोग अगले वीडियो में देख रहे होंगे, और उसके पश्चात व्यंजन संधि की एक अलग वीडियो आ रही होगी, फिर विसर्ग संधि की वीडियो आएगी। तो इस तरह से ये जो पूरी कक्षा है संधि की 4 भाग में मैंने बांट दी है। ठीक है, गुण स्वर संधि को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगली कक्षा में। जब तक आप लोग इसका मतलब अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो आप उससे इसका अभ्यास जरूर करिएगा। ठीक है, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। सत्य शील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा।